नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। हमारा आज का क्लास है मेघ या बादल यानी क्लाउड्स। इससे पहले कि हम मेघों के परिवार के बारे में जानें, मैं यह बता देना चाहती हूँ कि यहाँ क्लास लेने का मेरा एकमात्र उद्देश्य उन विद्यार्थियों तक पहुँचना है जिनका किसी भी कारणवश उनके विद्यालय का क्लास छूट जाता है या फिर जिन्हें एकाधिक बार समझाने की आवश्यकता पड़ती है। मैं उन तक पहुंच पाऊँ, यही मेरा उद्देश्य है और मेरे इस नेक उद्देश्य में आप भी सहभागी बने और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे उन बच्चों तक पहुंचाएं। अब आरंभ करते हैं अपना क्लास। आज का क्लास है मेघ या बादल। क्या होता है मेघ या बादल? यानी आसमान में जब जलवाष्प जाते हैं तो जलवाष्प के संघनन से बनने वाले पानी बूंदें यानी पानी के बूंदों का बर्फ या बर्फ के टुकड़े या जल के कण जो है जमाव करते हैं, उनको ही हम बादल कहते हैं। परिभाषा के रूप में देखें तो जलवाष्प के संघनन से बनने वाले पानी की बूंदें या बर्फ के क्रिस्टलों का एक दृश्यमान जमावड़ा है जो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, यही बादल है। अब बादल बनने की प्रक्रिया क्या है? वायुमंडल में, आसमान में बादल बनने की प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया के तहत सबसे पहले जलवाष्प का बनना बहुत ज़रूरी है। सूर्य की किरणें जब जलाशयों पर पड़ती हैं तो जल गर्म होकर वाष्प बनता है और वो वाष्प हवा के माध्यम से ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर की ओर उठकर आसमान में ठंडा होता है और ठंडा होने से संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है। संघनन यानी वो प्रक्रिया जो जलवाष्प को तरल यानी जल के बूंद में बदलती है। उसके बाद बादल का निर्माण होता है और बादल बनने पर वही जल बूंदें जब एक दूसरे से चिपकती हैं तो बड़ी बूंदें बनती हैं और बड़ी बूंदें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की तरफ आती हैं यानी वर्षा होती है। अब देखते हैं बादलों का परिवार एक जैसा नहीं होता, सबके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग आकार होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं, उनकी विशेषता अलग होती है। तो पहले जानते हैं सबसे ऊंचाई यानी जहां हम देख भी नहीं सकते, सबसे ऊपर वाले बादल यानी जिनकी ऊंचाई औसतन 20,000 फुट के करीब होती है और वो हमें दिखाई नहीं देते, उनका नाम हम जानते हैं। सबसे पहले एक नंबर सिरास। कैसे होते हैं ये सिरास? ये सफ़ेद पतले रेशेदार बर्फ़ के क्रिस्टल यानी छोटे छोटे टुकड़ों की तरह जो दिखता है उस तरीके से इनका आकार होता है, सबसे ऊपर होते हैं और ये सूचक हैं साफ और स्वच्छ मौसम का प्रतीक। यानी ये जब बादल होते हैं, हर बादल से वर्षा नहीं होती है, ये बादल बताते हैं कि मौसम साफ और स्वच्छ है और ये सूर्य और अन्य ग्रहों को एकदम स्पष्ट देखे जा सकते हैं ये बादल रहते हुए भी। दूसरा जो है सीरोस्ट्रेटस। सीरोस्ट्रेटस का रंग सफ़ेद होता है, पतले चादर के समान सफ़ेद रंग का, और ये कभी कभी देखोगे कि सूर्य और चांद के चारों तरफ रिंग अंगूठी के समान जो है उनका आकार दिखेगा। सूर्य चांद तो दिखाई देगा लेकिन चारों तरफ एक बादल का घेरा सा दिखाई देगा, वही है सीरोस्ट्रेटस। यानी सूर्य चंद्रमा के चारों ओर जो प्रभामंडल बनाते हैं जो बादल, वही है सीरोस्ट्रेटस।
और इनका आकार रिंग या अंगूठी जैसा दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं सीरोक्यूमुलस। ये सफ़ेद गोल धुनी हुई रुई जैसे धुनते हैं एकदम उस तरीके का इनका आकार होता है। ये स्वच्छ जलवायु का सूचक होता है और बंगाल में मैकरल मछली के समान इनकी जो चोंटे होते हैं, मैकरल मछली उस तरीके का इनका आकार कुछ होता है। अब आते हैं वो बादल के बारे में जानने के लिए जो मध्यम ऊंचाई यानी बीच में रहते हैं, न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे, यानी लगभग उनका जो अवस्थान है वो 20,000 फुट से 6,500 फुट के बीच में इनकी स्थिति रहती है। क्या है? नाम है ऑल्टोस्ट्रेटस। ये धूसर नीला चादर की तरह रहता है और ये सूर्य चंद्रमा को धुंधला कर देते हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा क्लियर नहीं दिखाई देते। इनके रहने से सूर्य और चंद्रमा कुछ धुंधले आकार में दिखाई तो देते हैं लेकिन धुंधला, स्पष्ट नहीं दिखाई देते। ऑल्ट्रोस्ट्रेटस से क्या होता है कि मूसलाधार बारिश होने की संभावना रहती है। उसके बाद आते हैं ऑल्ट्रोक्यूमुलस। ये बादल जो है सफ़ेद और भूरे रंग के होते हैं और कुछ लहरें, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं ना, वैसे ही लहरों की आकृति इनकी होती है और आसमान इनकी वजह से जो है आसमान नीला दिखता है। और ये बादल वर्षा नहीं कराते, इनसे वर्षा की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। अब आते हैं निम्न ऊंचाई वाले बादल, यानी जिसे हम देख सकते हैं नीचे रहते हैं। 6,500 फुट की औसतन ऊंचाई इनकी होती है। क्या है? स्ट्रोटोक्यूमुलस। स्ट्रोटोक्यूमुलस का आकार गोल पिंडों के समान होता है और सफ़ेद होता है। ये जो है दिखते हैं स्तरों के रूप में, एक दूसरे से एक के ऊपर एक स्तर होता है, वैसे ही स्तरों के रूप में आकाश में बिछे रहते हैं, इनसे भी वर्षा नहीं होती है। उसके बाद आते हैं स्टेटस। स्टेटस जो है सफ़ेद धूसर यानी कुछ मटमैले से धुंधले इनका रंग और आकार होता है। ये आसमान, इनसे आसमान बादलों से जब ढका रहता है तो ज़्यादातर पहाड़ों पर ये दिखाई देता है और पहाड़ी इलाकों में इनसे रिमझिम बारिश होती है। और इसके बाद आते हैं निम्बोस्ट्रोटस। निम्बोस्ट्रोटस मूसलाधार बारिश, हमेशा याद रखना बच्चों, मूसलाधार बारिश होती है निम्बोस्ट्रोटस से। ये घने काले मोटे रंग के रहते हैं, दिखाई देते हैं घने काले एकदम, और आसमान काला छा जाता है तो लगता है कि ना बारिश होने ही वाली है। और ये जो है बताता है कि मौसम खराब है और ये लगातार मूसलाधार बारिश करवाती है, चारों तरफ पानी जम जाता है, इतनी अधिक बारिश होती है। तो हमेशा याद रखना निम्बोस्ट्रोटस, इसको जो है एकदम मौसम खराब होने की सूचना ये देता है। और इसे जो है एक अलग शब्द में जानते हैं, क्या? मूसलाधार बारिश वाली बादल। और एक प्रकार के बादल का परिवार है, वो है लंबवत मेघ, यानी लंबाई में खड़े रहते हैं ऊपर। इनकी जो स्थिति होती है 1,600 फुट की औसतन ऊंचाई होती है, जिसमें आते हैं क्यूमुलस, जिससे कि वर्षा नहीं होती है। ऊपरी भाग सफ़ेद होता है, निचला भाग काला होता है, रुई के ढेर के समान दिखता है और वर्षा तो होती ही नहीं है। और स्वच्छ आसमान का सूचक है, ये बताता है कि आसमान स्वच्छ रहेगा, इससे कोई वर्षा नहीं होगी और चारों तरफ
एकदम साफ स्वच्छ आकाश रहेगा। उसके बाद देखते हैं क्यूमुलो निम्बस। क्यूमुलो निम्बस के बारे में बताएं कि ये दूसरे शब्द में इन्हें वज्रपात का मेघ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजली चमकती है, वज्रपात होता है, तूफानी वर्षा होती है। इसका मतलब पता ही चल रहा है कि खराब मौसम का सूचक है ये बादल। और इससे शिलावृष्टि होती है। शिलावृष्टि यानी बर्फ़ के टुकड़े जो गिरते हैं या ओले पड़ते हैं, ओलावृष्टि। बंगाल में हमारे कहते हैं शिलावृष्टि, ये है ओलावृष्टि। इससे काफ़ी ज़्यादा जानो माल की नुकसान होती है, खेती का नुकसान होता है और चारों तरफ जो फसल है वो नष्ट हो जाते हैं ओलावृष्टि से। अब बादलों से वर्षा होने के लिए कुछ कंडीशन का होना बहुत आवश्यक है। वो कंडीशन या वो शर्तें क्या क्या हैं? एक नंबर जो है वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होना बहुत ज़रूरी है। वाष्प नहीं बनेगा तो बादल नहीं बनेगा। तो वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन, यानी जल का वाष्प में बदलना। तो सूर्य की रोशनी पाकर, सूर्य की गर्मी पाकर जो है जल वाष्प में परिणत होते हैं और वही जल वाष्प वायु के माध्यम से ऊपर उठते हैं आसमान, तो बादल बनता है। अब बादल बनने के लिए क्या होता है? संघनन की प्रक्रिया होना बहुत ज़रूरी है। संघनन की प्रक्रिया क्या है? यानी जल वाष्प ऊपर जाकर ठंडा होता है तो वो जल वाष्प छोटे छोटे जल के बूंदों के रूप में बदलते हैं ठंडा होकर। जैसे हम देखते हैं कि हमारे रसोई में बादल में जाकर तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, रसोई में देख सकते हैं कि जब खाना बनता है और कोई भी खाना बनता है तो ढक्कन से जब हम ढका होता है तो ढक्कन के नीचे छोटे छोटे जल बूंद दिखाई देते हैं। यानी वो ढक्कन थोड़ा ठंडा होता है और कढ़ाई नीचे गर्म, तो कढ़ाई में जो भोजन पकता है उसका पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है और ढक्कन के नीचे जो है ठंडक पाकर वाष्प फिर जल के बूंद में बदल जाता है। वही प्रक्रिया जो है संघनन की प्रक्रिया है। आसमान में तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन किचन में हम लोग ज़रूर देख सकते हैं। इसको जाकर देखना ज़रूर और पता करना कि संघनन कैसे हो रहा है। हम लोग अपने किचन में ही देख सकते हैं। अब है शिशिरांक। शिशिरांक क्या है? यानी फ्रीजिंग पॉइंट, माने तापमान, वायुमंडल में वो तापमान है शिशिरांक जिसमें जो है कोई भी तरल वस्तु यानी पानी जो है ठोस में बदलती है, यानी पानी बर्फ के रूप में बदल जाता है। उस तापमान को कहते हैं शिशिरांक। अब जो है नेक्स्ट अगला कंडीशन है संपृक्त वायु यानी सैचुरेशन ऑफ एयर। क्या होता है? वह तापमान जिसे वायु अधिक से अधिक जलवाष्प को धारण कर सके, यानी वो तापमान जब जलवाष्प आते हैं उसको होल्ड कर सके, धारण कर सके, पकड़ के रख सके, तो वैसा तापमान को कहते हैं संपृक्त वायु। वैसे जो वायु जाकर जलवाष्प को पकड़े रखेगी उस वायु के तापमान को ही संपृक्त वायु कहते हैं। अब इन सारे कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं, पूरा होता है, तो होता है अधःपतन यानी प्रेसिपिटेशन। अधःपतन मतलब वर्षा के रूप में या बर्फ के रूप में आसमान से नीचे यानी धरातल पर गिरने की प्रक्रिया जो है वो है अधःपतन या प्रेसिपिटेशन। जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से वायुमंडल का जलकण तरल या ठोस अवस्था में गिरने की प्रक्रिया को अधःपतन कहते हैं। अब इस अधःपतन के लिए दो कंडीशन जरूरी है, एकदम एसेंशियल कंडीशन है जो कि
ज्योग्राफिकल कंडीशन है, नहीं होने पर बारिश कदापि नहीं होगी। वो क्या है कंडीशन? वर्षा के लिए आवश्यक भौगोलिक प्रक्रिया एक साथ, दो भौगोलिक प्रक्रिया जो है एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्या है? यानी वायुमंडल में जल वाष्प का होना। अगर वायु में जल वाष्प नहीं होगा तो फिर वर्षा का तो नाम ही नहीं है। तो वायु का जल वाष्प युक्त होना, और दूसरा जो है वायु का ठंडा होना। अगर जल वाष्प युक्त होगा वो जल तो लेकर जाएगा, लेकिन उसे अगर ठंडक नहीं मिलेगी तो वो जल पानी के बूंद में परिणत नहीं होगा। तो वायु का ठंडा होना भी जरूरी है। तो भूगोल में भौगोलिक प्रक्रिया के तहत ये दो कंडीशन अगर नहीं होगी तो बादल नहीं होगा और वृष्टिपात नहीं होगा। आशा है आज का ये क्लास समझ में आया होगा। जिन बच्चों को जरा भी असुविधा हुआ होगा वो दोबारा देखें, स्क्रीनशॉट लेकर दोहराएं, बार बार देखें। मेरा उद्देश्य आप लोगों को तक पहुंचना है और आपको सिखाना है। मेरे उद्देश्य को सफल करें, सारे बच्चे पढ़ें और अपने परीक्षा में अच्छे अंक पाएं, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।